Good morning to all. Welcome to Learners Academy. This is part 2 of analysis class of 3D. Analysis of test paper on 3D. On 3D chapter का पार्ट 2 का भी पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने कल आधे क्वेश्चंस कवर किए बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर मोर देन यूजुअली अपन 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसमें अपन ने अच्छे खासे पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है. तो उस पर्पज से अपन ने 20 क्वेश्चन लिए थे जिसमें से 10 आपको अटेम्प्ट करने थे. यानी कि 1 to 5 में 10 क्वेश्चन थे एंड 6 to 10 में अब वापस 10 क्वेश्चन है इंक्लूडिंग ऑप्शन. तो 1 to 5 कल हमने खत्म किया. पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया. अभी 10 क्वेश्चन को आज की क्लास में एनालाइज करना है. दिस इज द टास्क फॉर टुडे. ओके, लेट्स स्टार्ट. खुशी स्टार्ट करें. बोलो एनी कंफ्यूजन. पेपर पेपर पता नहीं घर पे रह गया. तो एक्स्ट्रा भी दिए थे मैंने, वो सारे घर पे रह गए. ओके ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं. देखो यहाँ से ही देखो फिर. फाइंड द रेशियो इन विच yz plane फाइंड द रेशियो इन विच yz plane डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस. देखो क्वेश्चन समझो. हमको एक प्लेन है, वो एक लाइन को डिवाइड कर रही है. अब ऐसा सुनने में अजीब लगता है कि प्लेन लाइन को कैसे डिवाइड कर रही है. अमूमन हमने देखा है कि लाइन प्लेन को चीरता हुआ जाता है, लेकिन देखो स्पेस में कुछ भी पॉसिबल है. स्पेस में ये लाइन है, ये प्लेन है, ठीक है. अब ये अगर यहाँ से गई तो इसने इसको काटा, इंटरसेक्ट किया. और ये अगर इधर ही है और प्लेन उड़ता हुआ आया और प्लेन उड़ता हुआ ऐसे खुद भिड़ गया, तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आया. तो कहने के लिए मतलब हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि प्लेन कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है. कुल मिला के दो चीजें जहां पर भी भिड़ेंगी इंटरसेक्शन होगा. होगा नहीं होगा. तो दो चीजें जब जहां पर भी भिड़ेंगी तो दोनों का डिवीजन होगा. प्लेन का भी डिवीजन हुआ एक पॉइंट पे और लाइन का भी डिवीजन हुआ एक पॉइंट पे. तो अब जैसे ही ये प्लेन इससे भिड़ा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन पे यहां पे आया. वीडियो ऑन नहीं हो पाई. लेट्स से प्लेन इससे ऐसे भिड़ा, तो इस लाइन पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो यहाँ पे आया. तो ये जो पॉइंट है, इसने इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. किस रेशियो में डिवाइड किया पूछ रहा है आपसे. वाईजेड प्लेन ने एक लाइन को डिवाइड किया, तो किस रेशियो में डिवाइड किया. ठीक है. तो इसके लिए हमने सेक्शन फॉर्मूला सीखा है कि नहीं सीखा है. हमने क्या सीखा है, एक बार सेक्शन फॉर्मूला रिकॉल करो फटोफट. देखो हमने ये सीखा है कि एक लाइन अगर एक पॉइंट पे डिवाइड होती है, एक लाइन अगर एक पॉइंट पे लेट से डिवाइड होती है ना, मान लो इस लाइन, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी है ना. और ये एक पॉइंट पे डिवाइड होती है लेट से पी पे. ठीक है. और इसके कोऑर्डिनेट्स लेट से x1 कॉमा y1, और 3D में हम अभी तो z1 भी ले लेंगे. वैसे अपन 2D में x1 y1 भी हिल लेते थे, अभी अपन 3D में तो x2 y2 और z2 भी ले लेंगे. और p के कोऑर्डिनेट्स लेट से x y z हैं. और रेशियो अगर मान लो, वैसे m/n होता था, लेकिन हाँ चलो m/n ले लो एक बार. m/n अगर रेशियो गिवन है तो m/n, और रेशियो पूछ लिया तो लैम्डा k/1 या लैम्डा/1. ये सारी कॉन्सेप्ट अपन पढ़ के आए हैं. ठीक है. तो यहाँ से x कैसे निकलता है, यहाँ से x ऐसे निकलता है n इंटू x1 प्लस m इंटू x2, या फिर mx2 ऐसे लिख दो, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस यानी m प्लस. और ऐसे ही y निकलता है, बस ऐसे ही z निकलता है. अब ये तो तरीका है रेशियो निकालने का. अगर रेशियो गिवन हो तो उस रेशियो को, गिवन रेशियो को हम, नहीं सॉरी, ये तो तरीका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने का. जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का ये फॉर्मूला है ना. दूसरी चीज है एक चीज है पॉइंट ऑफ डिवीजन, एक चीज है रेशियो ऑफ डिवीजन. पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, रेशियो डिवीजन किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, दो बातें. तो अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा है तब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं. एक्स वाई जेड का, वैसे वाई का निकलेगा, ऐसे जेड का निकलेगा. लेकिन अगर रेशियो ऑफ डिवीजन पूछ लिया तो हम क्या करते हैं, रेशियो ऑफ डिवीजन को हाल फिलहाल लैम्डा/1 मान लेते हैं. और इस तरीके से आगे उसमें फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन होगा. अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा है तो रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन होगा, और अगर रेशियो ऑफ डिवीजन पूछा है तो पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन होगा. दोनों में से एक चीज गिवन होगी, एक चीज वो पूछेगा. डन. यहां तक क्लियर है. चलिए अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ये तो था, हो गया सेक्शन फॉर्मूला का जनरल इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या था, रिवीजन था, पहले कर चुके हैं ना. तो लेट से अब की बार है हमारे पास वाई जेड प्लेन. क्या है, वाई जेड. तो देखो वैसे आप चाहो तो वाई जेड प्लेन को वैसे बना सकते हो, हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से बना सकते हो. कैसे बनेगा वाई जेड प्लेन, लेट से ये है x, ये है y, ये z. तो ये वाला वाई जेड प्लेन होगा, समझ पा रहे हो. और नहीं नहीं तो आप इसको वाई जेड प्लेन को है ना जनरली मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री में बना सकते हो. यूक्लिड ज्योमेट्री का मतलब होता है जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस बनाना जरूरी नहीं है. तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी डिनोट करा सकते हो, है ना. यहाँ से लाइन गई और
उधर चल के निकल गई और अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया आपका, है ना। इस तरीके से भी कर सकते हो। और नहीं तो मैं कोड इसमें कार्टेशियन ज्योमेट्री में जाके यूक्लिड में बनाना चाहूँ तो देखो यूक्लिड में कैसे बनेगा। लेट्स से कि एक प्लेन बना देता हूँ मैं, सिंपली कोई भी प्लेन बना देता हूँ, मान लेता हूँ वही मेरा वाई जेड प्लेन। तो लेट्स से दिस इज अ प्लेन। अब इस प्लेन ने एक लाइन को क्या करा, डिवाइड किया। ठीक है, तो सुनने में तो हमको लग रहा है कि प्लेन ने लाइन को डिवाइड किया, लेकिन ये भी मैं भी समझ रहा हूँ कि एक्चुअली लाइन चीर के ही गई है। बात एक ही है ना। देखो एक आपने कहावत सुनी होगी कि खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटेगा तो खरबूजे। तो इस लाइन इज एक्टिंग लाइक ए चाकू एंड प्लेन इज एक्टिंग लाइक खरबूजा। तो अब मैं लाइन को ऐसे मारूं तो भी खरबूजा कट रहा है, और खरबूजे को लेके आऊं चाकू के पास तो भी खरबूजा ही कट रहा है। ठीक है ना। तो बात एक ही है ना। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे डिवीजन हो रहा है इस लाइन का। अब ये तो हो गया 3D एस्पेक्ट। 2D एस्पेक्ट की बात करूं तो ये लाइन ऐसे है और इस पॉइंट पे डिवीजन हो रहा है। एक पॉइंट पे डिवीजन हो रहा है, मतलब बात इतनी सी समझ में आ गई। किस रेशियो में डिवीजन हो रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, जब भी रेशियो पूछे तो क्या मान लो, लेमडा इज टू 1। ठीक है, तो लेट्स से ये वो पॉइंट है जहां पे डिवीजन हो रहा है, और इधर आ गया लेमडा और इधर आ गया 1। इस 3D में डालें तो इधर आ गया लेमडा इज टू इधर की साइड वाला पोर्शन, मतलब पीछे है इसके, इस प्लेन के पीछे दिख नहीं रहा मुझे, पीछे से निकल रहा है वो है 1। मतलब पीछे वाला हिस्सा 1 है और आगे वाला हिस्सा लेमडा है, समझ गए। लेमडा इज टू 1 में वो लाइन डिवाइड होगी, फाइन यहाँ तक। अच्छा, अब ये लाइन जो है दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो भी लिखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमेशा लाइन पे नहीं होता, लाइन सेगमेंट पे होता है, क्योंकि फिक्स डिस्टेंस होगी वही तो डिवाइड होगी। तो एक्स को सिमिलरली एक लाइन नहीं ले सकते ना, तो लाइन सेगमेंट लेना पड़ेगा। तो ए और बी मार्क कर दूं मैं। तो लेट से ये है ए और पीछे की साइड मार्क कर दो पी। पी तो क्या है, इसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। पी हम लेंगे इसके पॉइंट ऑफ डिवीजन को, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है उसको हम लेंगे पी, जहां पे डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ ये पी हो गया और यहाँ पे ये ए हो गया और यहाँ पे ये बी हो गया। मैं 2D एस्पेक्ट भी साथ के साथ बता रहा हूँ कि एक्चुअली वो लाइन तो ऐसे डिवाइड हो रही है, निकल रही तो प्लेन से, तो उधर 3D एस्पेक्ट, इधर नीचे 2D एस्पेक्ट। ठीक है, चलो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 4, 7। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, -5, 8। और इधर भी सेम टू सेम 2D एस्पेक्ट पे भी डाल दो, -2, 4, 7 एंड बी के 3, -5, 8। फाइन। अब सुनो, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हाल फिलहाल के लिए x1 y1 z1 मान लो, है ना। x1 y1 जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है z1। तो हाँ, उस फॉर्मूला से ही देखो, मेरी बात सुनो। हम क्या करेंगे, एक मिनट रुको, पहले मैं मार्क कर दूं। ठीक है, देखो, हमको अगर रेशियो गिवन होता है तो हम पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालते हैं। हमको अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन होता है तो हम रेशियो ऑफ डिवीजन निकालते हैं। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो यानी कि उसने पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रखा है, तभी तो रेशियो पूछ रहा है। पूछ सकता है क्या, दोनों में से एक चीज देखी तो दूसरी पूछेगा। तो रेशियो ऑफ डिवीजन पूछ रहा है, दैट मीन्स उसने पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रखा है, हमको दिख नहीं रहा, हमको दिख नहीं रहा। हम इसीलिए एक बार रेशियो वेशियो भूल जाएंगे, और हम तो जैसे पिछले कल के सेशन में 3 4 क्वेश्चन ऐसे कर लिए, ऐसे ही क्वेश्चन मान लेंगे कि लाइन और प्लेन टकरा रही है, बताओ किस पॉइंट पे टकरा रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाला तरीका। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी निकल सकते हैं जब दोनों की इक्वेशंस हो, प्लेन की भी इक्वेशन हो, लाइन की भी इक्वेशन तभी निकाल सकते हैं हम। तो इसीलिए ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो पहला काम हम इसकी इक्वेशन बनाने का करेंगे। समझ गए। हाँ, वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक बार भूल जाओ। एक बार सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन बनाओ, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, पहला स्टेप लाइन की इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन आ गई, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन बनाओ तो ठीक है, नहीं तो वाई जेड प्लेन में आपको पता होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट सारे जीरो होते हैं ना। नहीं तो वाई जेड प्लेन की भी इक्वेशन बना दो, एक वाई जेड प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। अब वाई जेड प्लेन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन वही सब्सटीट्यूट जैसे कल कर रहे थे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, फिर रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना कौन सी बड़ी बात है, फिर लेमडा टू 1 माना है आपने। ठीक है, समझ आया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, लाइन की इक्वेशन निकालने हम। लेट्स से ये लाइन एल है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल वही x-x1। तो x1 इसको ले लूं तो x+2 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो 3 - 2 5। y-y1 तो y-4, और y2 - y1 करूंगा तो -5 - 4 -9। z-7 हो जाएगा, और z2 - z1 करूंगा तो 8 - 7 1। और इक्वल टू ए नॉन जीरो स्केलर लेमडा। बोलो यहां से क्लियर है। अच्छा,
हाँ यस ऑफ कोर्स, हम इसको λ/1 में डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं। ओके ठीक है चलो। ओके तो ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन। यहां तक क्लियर है सारी बात? ओके नाउ व्हाट, अब ये जो पॉइंट है पी, क्योंकि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इनके इनको इनको सेटिस्फाई करेगा, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां वहां मैं x1 y1 z1 लिख सकता हूं, और तो और x1 y1 z1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के निकाल भी सकता हूं। निकालना शुरू कर दूं, मतलब मैंने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं इधर एंटर करवाए, क्योंकि ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पे लाया करेगा। तो यहां से जैसे मैंने एंटर करवाया तो x1 की वैल्यू क्या निकल के आई, 5k-2 निकल गई। y2 की वैल्यू क्या, y1 की वैल्यू क्या निकल के आई, -9k। तो 4 -9 के, सही है, चेक करते जाओ, है ना। और z1 की वैल्यू क्या निकल के आई, 7 + k या k प्लस, क्यों 7 + k या k+7, ठीक है डन। तो ये आ गया मेरे पास x1 y1 z1। ठीक है, अब आप मानते हो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए था, तो बस के सॉल्व करना बाकी रह गया, मानते हो? अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये पता है कि द पॉइंट लाइज ऑन वाई जेड प्लेन, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रखेंगे ही रखेंगे। दैट मीन्स एक्चुअली ये जो पॉइंट था ये x1 y1 z1 का नहीं था, ये तो 0 0, y1 z था, क्योंकि हम जानते हैं, अंडरस्टूड है कि वाई जेड प्लेन पर लाने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम इसकी वैल्यू 0 रख सकते हैं, जैसे हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे के सॉल्व हो जाएगा, और के को बाकी में पुटअप करके कुल मिला के हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना कौन सी बड़ी बात है, समझ गए? ठीक है, सो पुटिंग x1 = 0, x1 = 0, दैट इज, इसका मतलब 5k-2 = 0। तो यहां से बोलो k की वैल्यू 2/5। अब ये k की वैल्यू 2/5 इधर और इधर भी पुटअप कर दूं मैं, कर दूं, ठीक है। तो y1 क्या आ गया मेरा, y1 आ गया 4 - 9 × 2/5, तो 18/5 है ना। सॉल्व करके बताओ क्या आ जाएगा, 4 - 18/5, 5 हो जाए 20 - 18, 2/5, यस। एंड z1 भी बताओ, z1 यानी कि 2/5 + 7, 37/5, 37/5। फाइन, यहां तक क्लियर है? तो आपके पास अब फाइनली, पहले आपने x1 y1 z1 माना था, लेकिन फाइनली अब आपके पास तीनों ही कोऑर्डिनेट्स हैं, है कि नहीं है? x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट क्या आया 2/5, एंड z कोऑर्डिनेट क्या आया 37/5। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन क्लास 11th का छोड़ो 10th का बन गया, कि रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन है, आपको केवल रेशियो ऑफ सॉरी पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, और आपको रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना है। ठीक है, निकालना शुरू करो। कैसे निकालते थे हम ऐसे निकालते थे। देखो, 0 को इक्वेट कर दूंगा मैं λ × 3, यानी 3λ, प्लस 1 × -2 यानी -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज यानी λ+1। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो गया। तीनों से लैम्डा की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, है ना। अगर तीनों से लैम्डा की एक वैल्यू नहीं आती, दैट मीन्स इक्वेशन इनवैलिड है, इस तरीके का इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता एक्चुअल, है ना। तीनों से लैम्डा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। चलो, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2/5, तो 2/5 को इक्वेट करूंगा λ × 4, ऐसे तो करूंगा λ × 4, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले भी गलत किया है कि फिर हमने पहले क्या, अच्छा पहले λ × 3 कर लिया, तो λ × -5 λ 1 × 4 +4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस λ+। और सिमिलरली z कोऑर्डिनेट को भी इक्वेट करूंगा, तो 37/5 = बोलो अब की बार λ × 8 λ +7 डिवाइडेड बाय λ+1। ठीक है, चलो यहां से ये तो 0 हो गया, तो 3λ - 2 की वैल्यू हो गई 0, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 2/3। इधर आओ, इधर आओ, तो इधर हो जाएगा ये 2λ + 2 की वैल्यू -25λ + 20, इधर आ जाएगा तो 27λ = 18, तो लैम्डा की वैल्यू 18/27 हो गया 2/3, 9 से काट दो। ठीक है, चलो एक लास्ट और, तो इधर से आ जाओ 37λ + 37 = 40λ + 7 5 जा 35, तो 40 - 37, इधर 3λ और इधर 2, तो इधर से भी लैम्डा की वैल्यू 2/, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके का है कि कोई एमसीक्यू वगैरह है, तो आप, आई विल सजेस्ट कि एक से कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू जो आंसर है तीनों में मत पुटअप करके देखो। हाँ, बस ऑप्शन ये चेक कर लो नन ऑफ दीस तो नहीं है। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीस है या कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो फिर तो तीनों में चेक करनी पड़ेगी,
क्योंकि मान लो एक में भी फेल हुई तो आंसर नन ऑफ दीस है। और मान लो ऑप्शन चारों न्यूमेरिक वैल्यू है तो फिर आप एक में पुटअप करके आगे चलो। और सब्जेक्टिव पेपर में अगर इसको अटेम्प्ट करना है तो आपको सब में रखना पड़ेगा। लैम्डा तीनों में सेम आया, सो द फाइनल रेशियो ऑफ डिवीजन इज, है ना। वैसे हमने क्या माना था, लैम्डा इज टू वन। क्या माना था, लैम्डा इज टू वन। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2/3:1 और फाइनली 2:3। आपकी कॉपी उसको दे दो अभी। कल कैसे रुक गए? कल बहुत लेट हो रहा है। 2:3 आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में वापस रेशियो ऑफ डिवीजन चाहिए। वही प्लेन, वही लाइन 2 पॉइंट से, पॉइंट भी सेम। चेक करो, सब कुछ सेम दिया है मैंने जान करके। नहीं, लाइन के कोऑर्डिनेट्स अलग दे दिए क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अलग ले लेंगे। लेकिन अब की बार वाई जेड प्लेन नहीं है, एक कस्टमाइज प्लेन है 2x-7 स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन होते हैं, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। उसके अलावा भी लाखों करोड़ों प्लेन होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 तो लाइंस है, ये तो कस्टमाइज सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। उसके अलावा दुनिया में और भी बहुत सारी स्पेस में लाइंस हैं, तो वैसे प्लेन्स भी बहुत सारे हैं। तो कोई कस्टमाइज प्लेन है जो इसको डिवाइड कर रहा है और अब रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सारा का सारा प्रोसेस सेम, ठीक है ना। प्लेन सेम, प्लेन मतलब यूक्लिड में बनाएंगे ऐसा ही बनाएंगे। बट अब क्या करूंगा मैं, इसको वाईजेड प्लेन नहीं है ना ये, तो हमें क्या करूंगा, इसकी इक्वेशन लिख दूंगा और इक्वेशन में पुटअप करूंगा उस पॉइंट को। उस पॉइंट को किस में पुटअप करूंगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट इस प्लेन पे लाया करेगा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इसी में देखो थोड़ा बहुत चेंजेस करके मैं कर रहा हूँ। बोलो प्लेन की क्या इक्वेशन गिवन है अब की बार, 2x-7, 2x- कहाँ है, 2x-7y+z इक्वल टू, तो उधर जाके 11 कर दो ना। ठीक है, अच्छा जी, इसको चेंजेस करो, पॉइंट्स भी चेंजेस हैं। बताओ क्या है दो पॉइंट्स, -672, -672। आप भी शीट नहीं लाए क्या? शीट नहीं लाए, -672 क्वेश्चन पेपर 0 -4 तो स्टार्ट करने के लिए तो x1 y1 z1 मुझे थोड़ा सपने आ रहे हैं कि आएगा। और अब की बार तो जीरो भी नहीं है, पहला एक्स कोऑर्डिनेट है ना। पिछली बार तो वाईजेड प्लेन था तो पहला कोऑर्डिनेट 0 ले लिया। तो अब ये के लिए तो मैं इतने ही इंफॉर्मेशन है कि सर वी आर हेल्पलेस, इट इज x1 y1 z1 ओनली। ठीक है ना। चलिए, सेम टू सेम इसमें 2D एक्सपेक्ट में भी हो जाएगा। ये x1 y1 z1 ही होगा और इनको चेंज कर दो बस। तो वही -6, 7, 2 और 0 -4। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो फटाफट से हम इक्वेशन पहले चेंज कर लेते हैं लाइन की। बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। बोलो, x के आगे x-x1 करूंगा तो x+6, x+6 डिवाइडेड बाय x2-x1 करो, 0 -6 फिर y-7 और x2-x1 करो तो -4 -7 -11, फिर z-2 करो और फिर z2-z1 करेंगे 2 2। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब एंट्री करवाऊंगा जैसे पहले करवाई थी, कुछ एक पॉइंट्स, कुछ एक जो एल्गोरिथम हो तो सेम है ना। तो x1 y1 z1 की कुछ वैल्यू जैसे पहले मिली थी अभी भी मिलेगी। तो क्या मिलेगी, x1 की वैल्यू 6k, बोलो 6k -6। ठीक है, y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 + 11k। और z1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 + 2k। यहाँ तक क्लियर है? तो इतना काम तो पहले की तरह हो गया। लेकिन सर अब मैं क्या है, z कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट को पहले तो 0, 7 - 11 क्या है, यस ठीक है, अभी ठीक है। ओके हाँ, अब पिछली बार तो इसको 0 रख दिया था क्योंकि वाईजेड प्लेन था, इस बार थोड़ा रख सकते हैं, तो इस बार कुछ और सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो इस बार मुझे प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तो ये जो पॉइंट है ये प्लेन पे भी तो लाया करेगा, तो उसकी इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 z1 के को जो ये जो वैल्यूज है 6k -6, इसको मैं पुटअप कर दूंगा प्लेन की इक्वेशन में, तो वहां से के सॉल्व हो जाएगा। मुझे तो के सॉल्व करने से मतलब है, वहां से के सॉल्व हो जाएगा, समझ गए? ठीक है ना। कैसे, ये वाला प्रोसेस तो हटा दो, एक्स को 0 रखने वाला तो, और नया प्रोसेस शुरू करेंगे हम। इसके बाद चेंजेस होगा, क्या चेंजेस होगा देखते हैं। ये पॉइंट P पहले मैंने लाइन की इक्वेशन में रखा है ना, अब किस में रख रहा हूं, यही पॉइंट P अब मैं प्लेन की इक्वेशन में रख रहा हूं, क्योंकि पॉइंट P दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, राइट। और प्लेन की इक्वेशन, पाई की इक्वेशन क्या गिवन है मुझे, ये पाई मान लो इस प्लेन को, है ना। 2x
माइनस 7y प्लस z इक्वल टू 11। अब एग्जाम में आप क्या करोगे, पहले एक्स वाई जेड को x1 y1 z1 रखोगे और फिर x1 y1 z1 की वैल्यू रखोगे इन द फॉर्म ऑफ k। अभी के लिए मैं डायरेक्ट कर दूं, तो मैंने 2 के आगे x1 की वैल्यू रख दी 6k माइनस 6 माइनस 7 इंटू y1 की वैल्यू, पहले y को y1 किया और y1 की वैल्यू रख दी, ये माइनस था ना, 7 माइनस 11k। देन उसके बाद प्लस z है, तो पहले z को z1 रखा और फिर z1 की इन फॉर्म ऑफ 2 k की वैल्यू रख दी, 2 प्लस 2k और इक्वल टू 11 है। तो यहाँ से k आ जाएगा, कर दो सॉल्व, 12k माइनस 12 माइनस 49 प्लस 77k प्लस 2k बराबर 11। चलो के गिनो, तो 12k 77k और 2k, तो 77 87 97 97 एंड 2 99k हो गए क्या? ठीक है, कांस्टेंट, हाँ चलो आराम से देख लो, नहीं कम ज्यादा, 77 87, 91 है। एक मिनट रुको, 77 और 12 करो पहले, तो 7 89 89 एंड 2 91 ही हुए, यस 91 के। नाउ व्हाट, कांस्टेंट्स गिनो, माइनस 12 माइनस 49 प्लस 2, तो 51 और माइनस 49 माइनस 61 और 2 गए तो माइनस 59 और माइनस 59 उधर गया प्लस 59, तो 59 एंड 11 70, तो के की वैल्यू क्या आई, बढ़िया जी भाई इस बार तो 70/91। चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो, और तो प्रोसेस तो यही है ना, 7 से काट दो उसको, 7 इंटू 10 टाइम्स कट गया और 7 बन गया 7 13, तो 10/13 आ गई मेरी के की वैल्यू, आ गई। एक बार के की वैल्यू आ गई तो बस पहले की तरह मैं के पुटअप कर दूंगा, है ना, यहाँ पे के पुटअप करके इसकी वैल्यू निकाल, इधर निकाल लेता हूँ, इस हिसाब से x1 y1 z1 क्या आ जाएंगे मेरे, x1 इक्वल टू, करो के की वैल्यू डालो 10/13, सॉल्व करके बताओ फटाफट, 6 इंटू के की वैल्यू डालो 10/13 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 60/13 माइनस 6, 13 6 जा 78, है ना, तो 60 माइनस 78 यानी -18/13। ठीक है, y1 की तरफ चलते हैं, y1 की तरफ चलते हैं, तो 7 माइनस 11 के, 7 माइनस 11 इंटू के की वैल्यू वही 10/13, तो इट इज लाइक 7 माइनस 110/13, 13 7 या 91, 91 में से 110 गए तो 9, तो माइनस 19, माइनस, देखो देखो आराम से देखो, 13 7 या 91, 91 में से 110 घटाओ, 19 बचेंगे ना, 13 से 91 में से माइनस के 19/13, ठीक है। लास्ट, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत हो रही है आजकल तनिष, और z1 इक्वल टू 2 प्लस 2k, तो 2 प्लस 2 इंटू 10/13, इट इज लाइक 2 प्लस 20/13, 13 टू 26 एंड 20 46, तो z1 इक्वल टू 46/13। अब उसके आगे का काम अगेन एग्जैक्टली सेम, तो नहीं कर दिया किसी ने, ठीक है, उसके आगे का काम बिल्कुल पहले की तरह सेम, वही कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करो और जो गिवन है उससे इक्वेट करो और लैम्डा की 3 वैल्यूज निकालो, तीनों सेम आती हैं तो क्वेश्चन भी वैलिड है और वही मेरा रेशियो है, और अगर अलग अलग आती है दैट मीन्स ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिसपे वो इंटरसेक्ट होंगे, है ना, जिसका, हाँ वो तो हमेशा ही हो सकता है, इस चीज का तो हमेशा ही स्कोप है, इस चीज का ज्यादा स्कोप है वैसे है ना। ओके चलो, ठीक है, सो x1 y1 z1 फाइनली क्लियर है मेरे पास, तो x1 आया -18/13, इसको इक्वेट करूंगा मैं, -18/13 को इक्वेट करूंगा मैं, बोलो लेमडा इंटू 0, तो 0 हो गया है, तो प्लस 1 इंटू -6, तो 0 - 6 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1 से, ठीक है, इस हाथ साथ साथ करते जाओ, तो लेमडा प्लस 1 को -18 लेमडा -18 इक्वल टू -13 इंटू -6, 13 6 78, तो -18 लैम्डा की वैल्यू आ गई, प्लस 18 इधर आएगा तो -60, सो लैम्डा की वैल्यू आ गई -60/18, करो किससे काटोगे, 10 से, 10 से कटेगा ना, 10/3,
-10/3, सॉरी 6 से, मतलब 6 से काटेंगे तो -10/3। ठीक है, तो रेशियो नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है। चलो एक बार पहले लैम्डा निकाल लेते हैं सारा, है ना। ओके, तो जब भी रेशियो ऑफ डिवीजन नेगेटिव आ जाए तो कुछ नहीं सोचना, आप बस ये लिख दो कि इट डिवाइड्स इन द रेशियो 10:3 एक्सटर्नली, एक वर्ड लगा देना आगे, एक्सटर्नली। ओके, चलो सेकेंड पॉइंट देखो, -19 बाय, किसी ने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन? ठीक है, तो लैम्डा इंटू -4 लैम्डा, देन 1 इंटू 7 +7 डिवाइडेड बाई वही सम ऑफ रेशियो। करो, -19 लैम्डा -19, 13 इंटू -4, 13 4 जा -52 लैम्डा, 13 7 जा 91। ओके, 52 लैम्डा इधर आया, 52 -19 कितना होता है? 52 -20 होता है 32, 33 लैम्डा, और -18 उधर गया तो +18, 91 + 18 करो, 91 + 19 करो, सॉरी 91 + 19 है वो, 18 नहीं है, तो 110। तो देखो फर्क आ गया, यानी कि कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो इसको काटेंगे हम, किससे कटेगा? 11 से। तो आ तो 10/3 रहा है, पर उधर माइनस में आ रहा है इधर, तो एक बार तीसरा भी निकाल लेते हैं, फिर चेक करते हैं कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है ना। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या निकाला हमने? 46 बाय क्या? अपने लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई करा था तो -18 लैम्डा और -18 लैम्डा, क्यों -18 लिखा है? तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, अपन ने डिवाइड में नहीं किया, हाँ फिर तो ठीक है, डिवाइड में -18 नहीं लेके गया ना, हाँ तो ठीक है, फिर तो पॉजिटिव ही, फिर तो पॉजिटिव ही। ठीक है, चलो चलो लास्ट और क्रॉस वेरीफाई करो, 46/13 को इक्वेट करेंगे तो लैम्डा इंटू 4 लैम्डा +2 डिवाइड बाय वही लैम्डा +1, so it is like 46 lambda plus 46 equal to 52 lambda plus 26। इधर आएगा 6 लैम्डा बचा, उधर आ गया 20 बचा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 20/6, काट दो 10/3। सो लैम्डा की तीनों जगह एक ही वैल्यू निकल के आई, 10/3 इज टू, एक्सटर्नल डिवीजन भी नहीं है, इंटरनल डिवीजन ही है, और आंसर इज 10:3। 10/3 इज टू 1, 10:3 इज द फाइनल आंसर। तो बेटा रेशियो ऑफ डिवीजन निकालने के इससे भयानक क्वेश्चन नहीं आ सकते, फुल एंड फाइनल है। वैसे तो रेशियो ऑफ डिवीजन एक तरीके से लीक से बाहर है आपके, बट हमारा पर्पस क्या है? टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कुछ भी उठा के दे दे इस स्पेस में से, वो 3D में से, तो हम उस क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, तो रेशियो ऑफ डिवीजन का ये क्वेश्चन तैयार कर लिया, करवा दिया मैंने आपको। अब घर जाके आपका दारोमदार बनता है कि सब कुछ छोड़ो कि एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूं कैसे रेशियो ऑफ डिवीजन निकलता है। ठीक है, और अगर कोई देखो, इसमें दो दो फायदे हैं इसमें। एक फायदा तो ये कि आपको खुद को करना आएगा, दूसरा फायदा है कि अभी अपन ने बहुत काफी रफ किया, हो सकता है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, हालांकि आंसर वैलिड आ रहा है, बट फिर भी 10:3 की जगह मान लो 10:7 रहा हो, कुछ अलग रेशियो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और आप में से किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया तो हम क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते कि आंसर सही है कि गलत है, तो आप घर जाके ये भी चेक कर लेना कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। व्यूअर्स कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो इफ देयर इज एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। चलें रेशियो डिवीजन से बाहर आए, अब हमारे ओरिजिनल 3D कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं ना। ये थोड़ा लीक से हटके एक कॉन्सेप्ट दिया था मैंने जानकर। हाँ जी, आ जाओ 7th, आ जाओ। इंटरसेप्ट फॉर्म है तो यूं ही कर दोगे, द प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म इज द इजीएस्ट फॉर्म, है ना, चाहे लाइन की हो चाहे प्लेन की हो। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी पे इंटरसेक्ट करती हैं, डी और ई ए बी और ए सी के मिड पॉइंट से हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डी ई। अरे इतना सरल, ये तो बहुत ही सरल दे दिया। देखो सबसे पहले तो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ड्रॉ कर, एक्स वाई सेट, और एक प्लेन है जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो मैं मान लेता हूं वो ऐसे ऐसे काट रहा है इसको। इंटरसेप्ट फॉर्म में आते ही प्लेन को ट्रायंगुलर फॉर्म में बना दिया करो। आप एक्स एक्सिस को ए पे काट रहा है, एक्स एक्सिस को वो ए पे काट रहा है, और एक्स के नीचे ए है, तो एक्स इंटरसेप्ट ए है, मतलब ये डिस्टेंस ए है, तो लगे हाथ इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो, a,0,0, समझ गए? ठीक है, फिर ये डिस्टेंस बी है, भाई ये डिस्टेंस ए थी, ये भी डिस्टेंस बी, आपको कैसे पता चला सर? इक्वेशन देख के पता चला यार, x/a y/b और z/c का मतलब क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट। तो अब ये इसको बी पे काट रहा है, पॉइंट का नाम तो बी है, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 b,0, और ये सी पे काट रहा है कैपिटल सी, और कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0,c। फाइन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ये क्या कह रहा है कि डी और ई के भी मिड पॉइंट्स ले लो, डी और ई ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स ले लो। तो ए बी कहाँ है? ए बी भी एक लाइन सेगमेंट है ना भाई, चेक करो, ए बी भी एक लाइन सेगमेंट है, तो इसका मिड पॉइंट मान लो ये है डी, और उसका मिड पॉइंट क्या है? एसी का मिड पॉइंट क्या है? एसी भी एक लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट है ये
ई। ठीक है, तो अब आपको इस डीई का भी मिड पॉइंट चाहिए, इस डीई का भी, ये डी और ई को और मिला दो, इसका भी क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? तो आप सेक्शन फॉर्मूला का ही पर्टिकुलर केस पकड़ लो, मिड पॉइंट निकालना कौन सी बड़ी बात है, एवरेज ही तो लेते हो दोनों का। तो अभी पहले आप डी के निकालो, फिर ई के निकालो, फिर डी और ई के भी निकालो। तो डी के निकाल रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे डी के निकाल रहा हूं मैं, तो डी के कैसे निकालूंगा मैं, ए प्लस जीरो यानी ए बाय टू, जीरो प्लस बी बाय टू, और जीरो बी बाय टू, और जीरो। ई के निकाल रहा हूं मैं, इस साइड चेक करो, ए और सी के आधा आधा करो, मतलब ए और सी का एवरेज लो, ए और जीरो यानी ए बाय टू, जीरो बाय जीरो यानी जीरो, और सी बाय टू। फाइन, अब इन दोनों का भी निकालो कितना सरल सा क्वेश्चन है। अब इन दोनों का भी निकालो, ए बाय टू और ए बाय टू का मिड पॉइंट क्या होगा, ए बाय फोर, ए बाय टू यानी ए बाय टू ही होगा, ए बाय टू ही होगा ना। तो एवरेज अगर सेम है तो सेम ही आंसर आता है, दोनों से लोग सेम है तो जीरो और बी बाय टू का बी बाय फोर, और सी बाय टू और जीरो का सी बाय फोर। आंसर, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरा ग्राफ से ही सॉल्व होगा। अब लिखना तो है, खैर आपको एग्जाम में है ना। आप क्या यूज कर रहे हो, मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन। तो देखो क्वेश्चंस की वैरायटी तो मैं कहां पे आके रुकू, मुझे समझ नहीं आता। स्पेस में हो भैया, स्पेस में क्या कुछ नहीं करवा सकता हो, किसी को किसी से भिड़वा दे, कुछ भी कर ले, कोई पॉइंट पूछ ले, ठीक है ना। जो कि होता क्या है वो बता दो, वो ये होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय टू, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस पर्टिकुलर केस है, इसमें क्या है रेशियो 1:1 हो ही जाता है, z1 प्लस z2। यही अपन ने 3 बार अप्लाई किया, एक बार डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, एक बार ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। लेट से इन दोनों का मिड पॉइंट f है, तो ये f के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आंसर किया था किसी ने अटेम्प्ट, दूसरा किया, दूसरा आपको दिख गया भी, वो सर नहीं करवाया था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो दूसरे पे आते हैं, कर दूं डिलीट। ओके, नाउ व्हाट, अब आ जाइए, प्रूव दैट इफ द प्लेन दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन देन शो दैट दिस। देखो एक प्लेन है और वो भी इंटरसेप्ट फॉर्म में ही है ना। चलो हाल फिलहाल अपन वो नहीं देखते कि इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या, हाल फिलहाल ये प्लेन है ना, क्योंकि इसमें इस चीज का रोल नहीं है कि इंटरसेप्ट है इसके या क्या है ना। तो लेट्स से ये प्लेन है और एक पॉइंट है, पॉइंट ओरिजिन है, पॉइंट कैसा है, ओरिजिन, मान लो ये ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0,0, और ये पॉइंट इससे p यूनिट्स की दूरी पर है। अब डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानते हैं ना, सिंपली अगर डिस्टेंस कह दी। सो लेट से ये परपेंडिकुलरली इससे भिड़ रहा है, और कितने यूनिट्स पे भिड़ रहा है, मतलब कितने लंबाई है इसकी, लेट से ये p है, तो OP की लंबाई कितनी है, स्मॉल p यूनिट्स। यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, कुछ इक्वेशन वगैरह प्रूव करनी है, और इसकी प्लेन की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, पाई प्लेन की इक्वेशन है x/a प्लस y/b प्लस z/c। देखो स्मार्ट बच्चा है ना, आधा काम तो डायग्राम से सॉल्व कर देता है, आधा क्वेश्चन वाकई में डायग्राम से सॉल्व हो जाता है, अगर करेक्ट और एक्यूरेट और क्लीन डायग्राम आदमी बना दे, तो नीट डायग्राम अगर बना दे, ठीक है ना। अब सुनो, डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन और एंड ए पॉइंट ही तो निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, बोलो। इतना टाइम क्यों लगता है, टी डिवाइडेड बाय, और ये डिस्टेंस गिवन है p, ये डिस्टेंस गिवन है कितनी, p। यहां तक क्लियर है। चलो इसका मॉडुलस भी होता है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि x1 y1 z1 तो 0 0 0 है, ओरिजिन से ले रहे हो आप, तो ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो, और ये पार्ट जीरो, तो बचेगा क्या, -d। और d हमने 100% d क्या लिया हुआ होता है यहाँ पे, चलो abc क्या है उसकी बात भी कर लेते हैं। तो x/a y/b z/c को ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d, जहां पे d हम 100% पॉजिटिव लेते हैं ना। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 1/a, b क्या हो जाएगा 1/b, इंटरसेप्ट फॉर्म से देखा तो c क्या हो जाएगा 1/c, और d तो 1, d की वैल्यू 1। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैंने d को हमेशा क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो फिर -d का मॉडुलस d लिख सकता हूं ना। तो आप ध्यान से देखो, ये चलो d डिवाइडेड बाय √a² प्लस b² प्लस c² आ गया, आ गया। अब सुनना ध्यान से, जब अपन ने प्लेन स्टार्ट किया था नॉर्मल फॉर्म पढ़ना,
तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला याद किया था नहीं किया था? वही तो निकल गया। चाहे से आप डायरेक्ट फॉर्मूला किसी एक कस्टमाइज्ड पॉइंट से फॉर्मूला बना दो, या फिर आप नॉर्मल फॉर्म से याद रखो, उसमें जो डी होता था वही तो होता था, उधर की साइड होता था स्मॉल डी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, ऐसे नहीं सीखा था? तो वही तो फॉर्मूला बन गया। अब इसकी वैल्यू पी है, इसकी वैल्यू क्या है? पी इक्वल टू पी। चलो जी, तो डी मेरा 1 डिवाइडेड बाय एबीसी की वैल्यू रख दी है आपने, तो 1/a का होल स्क्वायर यानी 1/a स्क्वायर, 1/b स्क्वायर, 1/c स्क्वायर का सम का रूट इक्वल टू टी। अब मैं क्या करूंगा, पहले रेसिप्रोकल करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर, 1/b स्क्वायर, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/p, और 1/p का स्क्वायर भी करूंगा तो 1/p स्क्वायर। प्रूव्ड। मैंने थोड़ा सा 3-4 स्टेप्स को स्किप कर दिया, आप इस तरीके से प्रूव करोगे। प्रूव। और लास्ट में जाते जाते पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूं, इसको डायरेक्ट रूल की तरह याद रखो कि अगर एक प्लेन अपने इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है जिसके इंटरसेप्ट ए बी सी है और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पी है, तो हमेशा ये चीज सच साबित होगी, क्या? 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर होगा ही होगा, चाहे से उसमें ए बी सी पी कुछ भी हो। तो आपको ए बी सी पी चार में से कोई भी 3 चीजें दे दे तो चौथी चीज पूछ सकता है, आप डायरेक्ट रखोगे। मान लो कल को एमसीक्यू में आ जाए, 20 एमसीक्यू आएंगे आपके। हाँ 20 आएंगे, तो अब तो ले लो आइडिया, अब तो आएगा। हाँ अच्छा, आपके 9 आएंगे। अच्छा, आप आरबीएस में भूल गया। यस, सीबीएसई में 20 है। ठीक है, डन। क्या? हाँ, तो जो एमसीक्यूज होंगे उसमें आपको केवल ऑप्शन से मतलब है ना। तो अब आपको सपोज करो इस फॉर्म में एबीसी और पी में से अगर 3 चीजें गिवन है, चौथी चीज आपको निकालनी, तो आप डायरेक्ट रखोगे, आप नहीं सोचोगे आया कहां से फॉर्मूला, मतलब लर्न दिस थिंग एज ए फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। तो ये वाला सही है सबका, ये तो करवाया ही था, तो गलत होना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल। 8 तो बिल्कुल सरल दे दिया मैंने, पहली एक्सरसाइज के दे दिया। एक लाइन है जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है y और z के साथ, तो ऐसे मत कर देना 30 इसके साथ 30 इसके साथ, है ना, ईच लिखा हुआ, ईच मतलब इसके साथ भी और इसके साथ भी। और 3D में एक लाइन 2 एक्सिस के साथ सेम एंगल बना सकती है। 2D में तो पॉसिबल नहीं है, 2D में तो कब पॉसिबल है, जब 45 डिग्री हो, बस उसके अलावा नहीं है पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं, 60 120 डिग्री का लीनियर पेयर बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस। तो हमने ये सीखा है कि अगर एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ भी एंगल बनाती है तो उनको हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट कराते हैं। मतलब जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल है विथ 3 एक्सिस, लाइन एल विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनको हम डिनोट कराते हैं एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, अल्फा वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा। और हमने ये भी सीखा है कि फिर डीसीस कैसे निकालते हैं हम, अगर ऐसे इंक्लिनेशन गिवन है तो हम डीसीस निकाल लेते हैं। डीसीस को हम डिनोट कराते हैं एलएमएन से, एल कॉमा एम कॉमा एन, और उसकी वैल्यू होती है कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा। ठीक है, और तो और अब इसमें से मुझे वैल्यू किस किस की गिवन है, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री 60 डिग्री। और आपको डायरेक्ट याद करवाया है कि अगर अगर 2D में एक एक्सिस के साथ अगर इंक्लिनेशन गिवन है तो दूसरे के साथ निकल जाएगी। 3D में क्या होगा, 2 एक्सिस के साथ कम से कम इंक्लिनेशन गिवन तो ही तीसरे से निकल सकती है, अगर एक से गिवन हो तो डेटा इनसफिशिएंट इज द आंसर। ठीक है, तो 2 से गिवन है, तीसरा निकालना है। चलो जी, तो यहां से एलएमएन में से चलो एल तो क्लियर हो गया, कॉस 60 डिग्री। अच्छा, वाई और जेड है, सॉरी, वाई और जेड के साथ बनाया था वो, तो आंसर तो सेम ही आना है कुछ भी रख दो। ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री, और ये क्वेश्चन मार्क, हाँ ये क्वेश्चन मार्क हो गया ना। तो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा रहने दो, पता नहीं है क्या है ये। कॉस बीटा क्लियर हो गया, कॉस 60 डिग्री, और ये भी कॉस 60 डिग्री, यानी कि 1/2 यानी कि मेरे डीसीज आ गए कॉस अल्फा 1/2 1/2। ठीक है, अब हमको पता है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर का सम क्या होता है 1, स्टैंडर्डली पता है हमको, लाइन स्क्वायर एम स्क्वायर का सम होता है 1। तो इनमें से एल और एम की वैल्यू है, नहीं एम और एन की वैल्यू है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू, एल को भी लिख दो आप एक बार के लिए, क्या कोस स्क्वायर अल्फा प्लस एम स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये उधर जाके 1/2 रह जाएगा,
तो कॉस अल्फा हो जाएगा 1/4 या प्लस और माइनस 1/4, लेकिन अपन पॉजिटिव लेते हैं, एक्यूट एंगल लेते हैं 1/रूट 2, 1/4 क्यों, 1/√2, मैंने स्क्वायर कर दिया गलती से, 1/√2। सो यहाँ से अल्फा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2 यानी कि 45 डिग्री आंसर। ठीक है, तो यही किया था अटेम्प्ट, यही किया था सबने अटेम्प्ट। ठीक है, चलो सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज पे समर्पित है। डीसीज निकालने, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, थोड़ा लेंदी जरूर है कि एक ट्राइंगल है मेरे पास, उसमें तीन जो वर्टिसेस हैं ए बी सी, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी, ए बी सी, बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5,-4, बी के हैं -1, 1 एंड 2, और सी के हैं -5, -5, -2। अब आपको पहले तो क्या करना है, साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस तब निकलेंगे जब साइड्स के डीआर हो हमारे पास। तो साइड्स के डीआर कैसे निकालूंगा, ए बी का अलग निकलेगा, बीसी का अलग निकलेगा और एसी का अलग निकलेगा। तो सबसे पहले मैं डीआर निकालना शुरू कर रहा हूं ऑफ साइड ए बी, ऑफ साइड ए बी, सिंपली लिख देता हूं ए बी। तो वो कैसे निकलते हैं सर, वो ऐसे निकालते हैं, पहले तो डी आर ऑफ ए बी को मैं डिनोट करा देता हूं A1 B1 C1, डी आर को ABC, डी सी को LMN, है ना, A1 B1 C1। कैसे निकालते हैं बोलो डी आर, बोलो खुशी, अगर दो पॉइंट से गुजर रहा हो तो डी आर कैसे निकलेंगे, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से, -1 -3 यानी -4, कॉमा 1 -4 अगेन -4 और 2 -4 6। तो ये डी आर ऑफ ए बी हो गया ना। चलो जी, डी आर ऑफ बी सी निकालो, डिनोट किससे करा दूं मैं इसको, डिनोट करा देता हूं A2 B2 C2 से। ठीक है, करो। तो C माइनस बी करेंगे, -5 -1 यानी -4, देन -5 -1 -6, देन -2 -2 -4। और अब निकालते हैं हम डी आर्स ऑफ AC के। तो AC के डी आर्स निकालूंगा, डिनोट किससे कराऊं, A3, B3, C3। भाई डी आर्स को हम ABC से डिनोट करा, हम 3 के हैं तो 9 बनेंगे, तो A1 है ना, AC -5 -3 -8, -5 -5 -10 और -2 +2। ठीक है, अब ये तो डीआर्स आ गए, लेकिन उसने क्या पूछा, डीसीस। तो डीसीस निकालने के लिए इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देंगे, यही तो तरीका है, बोलो। तो नाउ डीसीस ऑफ ए बी निकालूंगा, डिनोट किससे कराऊंगा, L1 M1 N1, L1 M1 और N1। ठीक है, कैसे निकालेंगे बोलो, L1 कैसे निकलेगा, -4, पहले इनका मैग्नीट्यूड निकाल लूं मैं सबका, ए बी बी सी, तो फिर केवल डिवाइड करना रह जाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये डीसी वाले प्रोसेस से पहले मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एसी निकाल देता हूं, फिर केवल डिवाइड करना रह जाएगा। तो एक तरीके से लिख सकता हूं, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बीसी का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर एसी का मैग्नीट्यूड। आप चाहो तो डायरेक्ट अंदर जाके भी कर सकते हो। चलो करो, -4 का स्क्वायर 16, फिर -4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 का सम का रूट। तो ये कितना होता है, 32, 32 और 36 68। √68 को मैं लिख सकता हूँ 4 17 4 जा होता है तो 2√17। चलो जी, बीसी का बताओ, -4 का स्क्वायर 16, 36, अच्छा सेम ही आया 16, तो ये भी हो जाएगा 2√17। और ये बोलना 8 का स्क्वायर 6404, सो इट इज लाइक √168। √168 किससे जाएगा बोलो, 4 से तो जाएगा, 8 से चला जाएगा, 8 से कुछ फायदा नहीं, 4 से भेजो। तो 42 को फर्दर कर सकते हैं अपन, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 को अंदर रखना है, 2√42 चेक कर लो, 42 × 4 होता है, 4 2 जा 8, 4 4 जा 6, और 42 को फर्दर कर नहीं सकते। ठीक है ना, फाइन। चलो जी, अब डीसीज निकालना शुरू करें, अब केवल डिवाइड करना रह जाएगा ना, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो बार बार डिवाइड करना पड़ता। सो सबसे पहले डीसीज ऑफ ए बी, अब डिनोट करा दो उसको L1 M1 N1, डिवाइड करो। तो -4 डिवाइडेड बाय जो मैग्नीट्यूड है 2√17, कॉमा फिर -4 अगेन डिवाइडेड बाय जो मैग्नीट्यूड है 2√17, और फिर 6 डिवाइडेड बाय 2√17। ठीक है, सो इट विल बी लाइक, ये कट के क्या हो जाएगा, -2/√17, कॉमा इधर अगेन -2/√17 एंड 3/√17। ये तो एक साइड के आए हैं। नाउ डीसीज ऑफ बीसी, डिनोट कराऊंगा मैं L2 M2 M2, प्रॉपर स्ट्रक्चर में करके, हाँ पर इंटरचेंज होंगे ना।
ठीक है, तो -4 डिवाइडेड बाय 2√17। अब की बार ये पहला सेम आया -2/√17, देन -6 डिवाइडेड बाय 2, -3 डिवाइडेड बाय 2√17, और फिर -4, हाँ सॉरी ओनली √17, -3 डिवाइडेड बाय √17 और -2/2। तो एग्जैक्टली शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एक्सरसाइज 1 का है, एग्जैक्टली, है ना। हाँ, पहली एक्सरसाइज में शुरुआत में तो निकालते थे अपन डीसीज डीआर, जब 3D स्टार्ट किया तो सबसे पहले डीसी डीआर से तो स्टार्ट किया, लास्ट और निकालो खत्म करो ऑफ एसी। तो एग्जाम में जरूर थोड़ा ना बेटा कि अगर ऑप्शन में ही आएगा ना, तो लेंथी प्रोसेस है लेकिन इजी है काफी, है ना, गलती मत कर देना। तो -8/2 यानी -4/√17 पहला डीसी, सेकेंड -10 को यानी -5/√17 दूसरा डीसी, और तीसरा एसी का मैग्नीट्यूड तो 2√42 था, 17 कहाँ से आ गया। हाँ, -4/√42, और फिर ये हो जाएगा -5/√42, 1/√42। फाइन खुशी, एनी डाउट? नो आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के, है ना। डन। तो इजी सा था, थोड़ा लेंदी जरूर है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग जरूर है, क्या करवा रहे हैं ना। ठीक है, चलो पर करना है अपने को, ठीक है। लास्ट में एक क्रॉस वेरिफिकेशन और कर सकते हो, जब भी आपको कंफ्यूजन होगी मैंने सही किया है कि नहीं किया है, तो L² M² N² क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो कोई भी एक पकड़ लो, जैसे इसको करके देखते हैं, 4 4 और 9, 17 होता है क्या, होता है, 17/17 हो जाएगा। इधर देख लो, 4 यानी 16, 25, 1, तो 25 और 16 41, और एक 42, 42/42 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन। एक लाइन है बेटा कहीं पर भी, तो लेट्स मेक इट इन यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ऐसे लाइन बना दी मैंने, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है मुझे, एल, लाइन को एल मान लिया मैंने। इक्वेशन क्या गिवन है, x+3/5 इक्वल टू y -1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू z+4/3। अब एक पॉइंट है कहीं पे भी, लेट्स से पॉइंट ये रहा ए, कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2,3, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो आप लाइन पे, इस पॉइंट से आप लाइन पे क्या ड्रॉ कर रहे हो, तो ये कहां जाके लैंड करेगा। बड़ा ही कॉमन सा और बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन बनता है हमेशा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आपको याद है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन में तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवा दिया था, क्योंकि वहां बन गया था, यहाँ बनेगा, तो इसलिए इसको तो टेक्निक से निकालना पड़ेगा, याद है। अगर प्लेन, अगर कोई ओरिजिन से, वो ओरिजिन से ही था लेकिन, है ना, ओरिजिन से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, एक वेक्टर ड्रॉ किया एक प्लेन पर, परपेंडिकुलर वेक्टर, तो वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जहां पे टकराएगा उसका कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट फॉर्मूला से कहते हैं LD MD ND। लेकिन ऐसा, ऐसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लाइन में क्रिएट नहीं हो पाया, तो आपको उसको तो टेक्निक से ही निकालना पड़ेगा। शुरू करें। ओके, कैसे निकालेंगे बताओ, एनी हिंट्स, क्या आ रहा है माइंड में। अच्छा क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। कैसे निकालेंगे, खुशी किया था अटेम्प्ट किसी ने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, चलो बताओ तो सही। अब तो मैंने हमेशा बोल रखा है बच्चों, घर जाके बचे हुए क्वेश्चंस को किया करो, क्योंकि किए थे नहीं बेटा, आधे ही कर पाए। तो बताओ, अब चलो लगाओ दिमाग, अभी लगाओ दिमाग, क्योंकि अभी भी नहीं लगाया तो कभी नहीं लगेगा फिर। ऐसे में सोचना एग्जाम में देखते हैं मुझे चिड़िया आएगी और बता जाएगी, दिमाग लगाना है, फोकस करो। कैसे हम, क्या स्ट्रेटेजी हम यूज करें ताकि हम इसके पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकाल पाए। देखो, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तो होगा ही होगा। इसका डायरेक्शन वेक्टर है 5 2 3, इसकी तो इक्वेशन ही गिवन है, उसका बना लेते हैं। अब बनाए कैसे सर, पी के कोऑर्डिनेट्स ही तो मिसिंग है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स ले लो बेटा, x1 y1 z1, बना दो उसके डायरेक्शन रेशियोज, डॉट प्रोडक्ट कर दो 0, डॉट प्रोडक्ट 0 करने से कुछ तो बैठेगा ही बैठेगा। क्या, देखो, इक्वल टू लैम्डा कर सकता हूं मैं इसको, लेट से पी के कोऑर्डिनेट्स, अभी कॉमन सा एक स्ट्रेटेजी जो अपन ने प्लेन में यूज करी थी वो यूज करते हैं, x1 y1 z1। अब मुझे एक चीज बताओ, ये पॉइंट P जो है लाइन पे लाया करता है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो लाइन की इक्वेशन है हाल फिलहाल मेरे पास, x+3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू y-1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू z+4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू लैम्डा। इसमें पहले मैं x1 y1 z1 पुटअप करूंगा, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की एंट्री करवा रहा हूं। तो x1 क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, जैसे करते आए अभी तक सारे क्वेश्चंस में, 5 लैम्डा -3, y1 क्या आएगा बोलो, 2 1 + 2 लैम्डा, एंड z1 क्या आएगा
3 लैम्डा माइनस 4। यहां तक क्लियर है? चलो जी, अब x1 y1 z1 की लैम्डा के अंदर तो वैल्यू आ गई। अब क्या करूंगा, वही इसके डीआर बनाता हूं मैं एपी के, क्योंकि मुझे पता है एपी परपेंडिकुलर है लाइन एल के। अब देखो कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि सर एपी की इक्वेशन बना लेते हैं, 2 पॉइंट से पास कर रही है ना, बट इक्वेशन बनाने से फायदा क्या है, एक्स्ट्रा क्यों करें? हमको तो उस इक्वेशन में से भी नीचे से डीआरसी उठाओगे आप, x2 माइनस x1 y2 माइनस z, क्योंकि परपेंडिकुलर में आपका काम किसका है, लेना देना किसका है, डायरेक्शन वेक्टर का है। तो जबरदस्ती इक्वेशन बनाएंगे x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस, तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं सीधे डीआरस लिख दूं एपी के, ठीक है। सो डी आर्स ऑफ एपी, और चाहो तो इक्वेशन बना लेना भाई, आपकी इच्छा है। डी आर्स ऑफ एपी, लाइन सेगमेंट एपी कैसे बनाऊंगा, पी माइनस ए यानी x1 माइनस 0 यानी x1, और y1 माइनस 2, और तीसरा बोलो z1 माइनस 3। ठीक है, ये बन गए मेरे इसके डी आर्स। अब क्योंकि एपी और लाइन एल परपेंडिकुलर है, नाउ एपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, तो इनके इनके जो डायरेक्शन वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो लेट से एपी का डायरेक्शन वेक्टर है लेट से b1, और लाइन एल का है लेट से b2, है ना, मान लेना पहले आप। तो b1 के डायरेक्शन रेशियोज तो लिख दिए ना मैंने, यानी कि मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा कि b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखना पड़ेगा तो b1 के डायरेक्शन वेक्टर्स क्या हैं बोलो, एपी के x1 इंटू b2 के बोलो क्या है, यही तो है 5 5 2 3, यही तो होंगे बोलो 5, मतलब यही 3 होंगे ना उसके एक तरीके से। ये तो हो गए मेरे A1 A2 A3, और नहीं A1 B1 C1, ये तो हो गए, और वो हो गए A2 B2 C2, ये हो गया मेरा A2 B2 C2। ठीक है, चलो तो x1 गुणा 5, फिर आगे बोलो प्लस y1 माइनस 2 इंटू 2, प्लस आगे बोलो z1 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब x1 y1 z1 की वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में भी है आपके पास, है ना, है कि नहीं है? चलो तो x1 की वैल्यू क्या डालनी है आपको, 5 लैम्डा इंटू 5, प्लस y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 और होल मल्टीप्लाइड बाय 2, और z1 की वैल्यू क्या है, 3 लैम्डा माइनस 4, फिर माइनस 3 भी है, माइनस 3 होल मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो करो 25 लैम्डा माइनस 15, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 हो चुका है, तो 2 इंटू 4 लैम्डा और माइनस 2, है ना। खुशी कैसे हुआ, आवाज कैसे बंद हो गई, 3 लैम्डा माइनस 7 हो गया वो, तो 3 इंटू 3 लैम्डा 9 लैम्डा माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो लैम्डो को अलग करो, 25 29 9 कितने हो गए, 38 38 लैम्डा। बच्चों को अलग करो, -15 -17 एंड 21 इज -38, उधर जाके +38, सो लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू क्लियर, सब कुछ क्लियर, x1 y1 z1 ही तो चाहिए था। सो x1 क्या था, 5 लैम्डा, कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। x1 क्या था 5 लैम्डा, तो 5 इंटू 1 माइनस 3 यानी कि 2, y1 इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 3, z1 इक्वल टू 3 लैम्डा यानी 3 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 1। सो द फाइनली ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बताओ, अब आ गए हैं, तो चेक कैसे करेंगे कि सही है कि नहीं है, दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हालांकि मैंने एपी की तो इक्वेशन ही नहीं बनाई, मैंने तो सीधे उसके डीआर लिख दिए थे, बट जो है उसको तो सेटिस्फाई करेगा। तो लेट से 2 3 -1 इसमें पुटअप करो, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 5 यानी 5 बाई 5 1 इक्वल टू 3, इधर पुटअप करो 3 - 1 2 बाई 2 1, और -1 इधर पुटअप करो 4 - 1 3 बाई 3 1। सेटिस्फाई हो रहा है ना, इसकी इक्वेशन को तो एटलीस्ट सेटिस्फाई हो रहा है, तो होगा उसकी इक्वेशन को भी, है ना, नहीं तो उसकी इक्वेशन बना के उसमें भी पुटअप करके देख लो। तो एक्सीलेंट क्वेश्चन, मार्क करो उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के इनोवेटिव क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चले नेक्स्ट पे, अगला तो डायरेक्ट है, शायद ही छोड़ा होगा उसको आपने, उसको तो झपट्टा मारा होगा आपने एक तरीके से, है ना, देखते ही झपट्टा मारा होगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस, सो देयर आर 2 लाइंस बेसिकली, उसकी आपको छोटी से छोटी दूरी निकालनी है ना। तो सबसे पहले जब अपन दो लाइंस के बीच की दूरी निकालते हैं, तो पहले क्या चेक करते हैं, आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, है ना।
सबसे पहली चीज क्या चेक करते हो, जैसे आपको स्पेस में दो लाइंस दे दी कि आपको इसके बीच की छोटी से छोटी दूरी निकालनी है, पहली चीज क्या चेक करते हो खुशी? वो तो एंगल के लिए चेक करते हैं, इनका जो वन है ना, मतलब ये जैसे x प्लस वन है तो ये वन। वो तो इक्वेशन पे आ गया भैया। सबसे पहली चीज आप क्या चेक करते हो कि लाइंस स्क्यू हैं या पैरेलल, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला अलग है एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला अलग है। वो कैसे चेक होगा कि स्क्यू हैं कि पैरेलल? इनके डीआरस प्रोपोर्शनल हैं तब तो वो पैरेलल हैं, अदरवाइज वो स्क्यू हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो डीआरस क्या पैरेलल है क्या? 6 डिवाइडेड बाय 1, इधर आओ, -6 डिवाइडेड बाय -2, सेम रेशियो आ रहा है क्या? और 1 डिवाइडेड बाय 1 नहीं आ रहा है, तो फिर वो तो भाई 99% स्क्यू ही देगा। कल को पैरेलल दे दे तो फिर हो गया ना लोचा, फिर आपने तो स्क्यू का फॉर्मूला लगा दिया, फिर बाद में पता चला क्या आपका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप पैरेलल को उठा के क्रॉस वेक्टर करेंगे तो डिटरमिनेंट 0 नहीं बनेगा क्या? सब कुछ 0 आ जाएगा, आप डिस्टेंस 0 निकाल के आ जाओगे बच्चे। और एक्चुअली सब्जेक्टिव पेपर में चेक किया जाता है, आपको लिखना पड़ेगा, मार्क्स कट जाएंगे। आपको पता है, देखने से पता चल गया इसको, लेकिन आपने लिखा नहीं। आपने लिखा नहीं कि सिंस द डायरेक्शन वेक्टर्स आर नॉट प्रोपोर्शनल सो द लाइंस आर स्क्यू लाइंस, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ये सब नहीं लिखा तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, फिर मत कहना कि कहां कटे। समझ गए? तो या तो वो खुद क्लियर करे, या तो वो खुद क्लियर करे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन स्क्यू लाइंस। अब आप फ्री हो गए, अब आपको नहीं चेक करना, खुद नहीं बता दिया, या खुद कह दे पैरेलल लाइंस। खुद ने कुछ कहा क्या? तो 2D के अंदर दो लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होती हैं या पैरेलल होती हैं, 3D के अंदर दो लाइंस या तो स्क्यू होती हैं या फिर पैरेलल होती हैं, और इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, बट इंटरसेक्टिंग का बीच का दूरी क्यों निकलवाएगा? 0 यूनिट आएगा, बीच की दूरी तो स्क्यू या पैरेलल के बीच में निकलवाएगा। चलो, तो अब आपने सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो सीधे के सीधे मैं कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला बताओ। अब तो मैं कुछ करूंगा नहीं, सीधे फॉर्मूला पूछूंगा आपसे, बताओ। डिटर्मिनेंट x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus कार्टेशियन में भी याद होना चाहिए, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, नीचे का सर याद नहीं होता, कोई बात नहीं, मत करो याद, मत करो याद, अब कर दो। b1 c2 माइनस b, अब तो लिख सकते हो, देखने के बाद तो लिख सकते हो, लिख दो। याद मैंने भी याद नहीं किया, बट मैंने देख के लिख दिया, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस में ही चलने दो ना, प्लस में चलो, इसका फॉर्मूला हमेशा प्लस में बनाओ। तो ऐसे 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 ये होता है, तो पहले a2c1 कह दो, क्योंकि माइनस प्लस हो गया था ना वो, है ना, माइनस अंदर एंट्री ले ली थी, तो a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर, और लास्ट लास्ट बताओ, ये गया ये गया, a1 b2 a2 b1 का होल स्क्वायर। बोलो यश, कुछ याद आ रहा है ऐसा? कहा था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन इस बार कट गया, बट अगले साल ऐसे रूप लेके आएगा, अगले साल मतलब नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, डन, ओके चलो। तो x2 माइनस x1 इनकी वैल्यूज रख दूं मैं सीधे अभी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस y, सर मिलता कहां से ये तो बता दो। इक्वेशनों से मिलता है भैया, इक्वेशन बहुत कुछ बयां करती है, इक्वेशन चीख चीख के कहती है कि मेरा सब कुछ ये ले लो तुम, इक्वेशन मिल गया, सब मिल गई। तो इधर से देखो x2 y2, उससे पहले इसको माइनस में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखूंगा, x माइनस माइनस 1, इसको क्या लिखूंगा, y माइनस माइनस 1, इसको क्या लिखूंगा, z माइनस माइनस 1, इसको तो 3 लिखना हो, 5 7। चलो जी, तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस 1 4, देन 5 माइनस माइनस 1 6, 7 माइनस माइनस 1 8। ठीक है, a1 b1 c1 तो कॉपी करो, बस ये चेक कर लेना x y z का कोएफिशिएंट 1 1 1 है। क्लास 10 थोड़ा सा धीरे, क्लास 10, हाँ 6 6 माइनस 6 1, 6 माइनस 6 6 माइनस 6 1, एंड देन 1 माइनस 2 एंड 1। ठीक है, डन। चलो जी, अब तो बस सॉल्यूशन पार्ट रह गया, कर दो फटाफट। और इसका एक और डंडे लगा हो गया है ना मॉडुलस के, अगर इनकेस ये अगर नेगेटिव आ जाता है तो मॉडुलस ऑफ, नीचे पहले नीचे वाला कर देता हूं मैं ना, बोलो क्या हो जाएगा, -6 इंटू 1 -6, -6, बोलो क्या किया मैंने, b1 -6 माइनस -6 प्लस 2 यानी -4, -4 का स्क्वायर 16, सीधे लिख रहा हूं मैं, आप पे छोड़ रखा है ना,
इधर आओ, A2C1 किया होगा आपने, तो 6 माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25, देन ये गया -12 माइनस -6, यानी -12 प्लस 6 -6 का स्क्वायर 36। सही किया है क्या, चेक करो। तो ये हो जाएगा 6 6 12 5 17, 3 3 6 और 1 7, 77 आएगा। चेक करो फिर से, बोलो 6 और 5 11 और 6, 6 और 5 11 और 6 17, एक बचा 3 3 6, यही आया √77। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास। अब क्या करते हैं अपन, इसके बाद करने के बाद क्या करते हैं, देखो ये 16 कहां से मिला था, ऊपर वाला देखो अरेंज करना कितना आसान हो जाता है। ये 16 कहां से मिला था, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से मिला था, तो B1 C2 माइनस B2 की वैल्यू 4 है ना। इसकी वैल्यू क्या थी, 5 या -5 भी हो सकती है, फिर से चेक करो, क्योंकि ये -4 भी हो सकता है भाई, एक बार रुको फिर से चेक करो। ये -6 माइनस माइनस, ये -4 एक्चुअली है ना, ये -4 है। ये क्या था, ये -5 था, लेकिन एक मिनट रुको, एक मिनट, ये गया 6 - 6 -5। अब सुनो मेरी बात, लेकिन एक्चुअली तो 1 - 6 करना है ना, है तो -5, या फिर 6 को माइनस में ले लेना, सेकंड वाला, या तो 6 को माइनस में ले लेना या इसको -5 ले लेना। चलो इसको 5 ले लिया, तो अब 6 को माइनस में लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है यहाँ पे ना, अच्छे से करना है, एक एक चीज फूंक फूंक के। इधर आ जाओ, ये गया, ये क्या था, -12, ये -6 था, -12 ये -6 था, ठीक है। तो अब ऊपर वाली क्वांटिटी कैसे चेंज होगी, -4 × 4, यानी कि -4 × 4, देन 5 × -6, और फिर इधर आ जाओ, और -6 × 8, -6 × 8, ठीक है। मॉडुलस डिवाइडेड बाय, नीचे तो √77 आ चुका है, करो सोल्व, -16 -30 -48, मॉडुलस डिवाइडेड बाय √77 करना सॉल्व। 8 और 6 14, 4 4 8 1 94, 94 का -94 का मॉडुलस 94 ही होता है, 77। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये आंसर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं नहीं हो रहा है, दिस इज द आंसर, मैच करो, करेक्ट है। चले लास्ट क्वेश्चन पे, खत्म करूं। हाँ सॉरी √70। तो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो इजी है ना। आखिरी क्वेश्चन पूरा एंगल निकालने के लिए समर्पित है, ठीक है। आखिरी आपकी उसका प्लेन वाले के चैप्टर का, प्लेन वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, कि इसमें आपको पहले चेक करना होता है परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, और अगर पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों ही नहीं है तो फिर एंगल निकालना होता है। जैसा कि आपको बताया गया है कि एंगल निकालना इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट, डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो दो प्लेन के बीच का एंगल चाहिए ना, डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स, ये एक प्लेन, एक ये प्लेन, तो प्लेन टू प्लेन कॉस थीटा, लाइन टू लाइन कॉस थीटा, लाइन टू प्लेन साइन थीटा, ठीक है। चलिए, तो इधर से इसका नॉर्मल वेक्टर बता दो फटाफट। n1 4i कैप प्लस 8 j कैप प्लस k कैप, एंड इधर से इसका नॉर्मल वेक्टर बता दो फटाफट। n2 0i कैप प्लस j कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यस सही है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप पैरेलल चेक करोगे, एक एक स्टेप चलोगे ना। पैरेलल चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि ये n1 को लैम्डा टाइम्स n2 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं ना। 4/0 इज नॉट इक्वल टू 8/1 इज नॉट इक्वल टू 1/1, ठीक है ना। सो नॉट पैरेलल, डिसीजन नॉट पैरेलल, डिसीजन दे दिया हमने नॉट पैरेलल, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलरिटी चेक करोगे उनकी, लेट्स चेक द परपेंडिकुलरिटी। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, n1 डॉट n2 0 है या नहीं, चलो उसको चेक कर लेते हैं। तो 4 × 0 0, then 8 × 1 8, then 1 1 ja 1 equal to 9, which is not equal to 0, so not perpendicular, decision not perpendicular। अब एक बार पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो फिर एंगल निकालना है, और एंगल निकालने के लिए आधा काम आपने कर दिया। क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड, नहीं मॉडुलस, क्यों, प्लेन टू प्लेन है, प्लेन टू प्लेन है, साइन थीटा क्यों आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू मैग्नीट्यूड। अब ये डंडे ऊपर तो क्या काम कर रहे हैं, मॉडुलस का, नीचे क्या काम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का, यस, क्योंकि ऊपर मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा तो नीचे मॉडुलस लगाने की जरूरत है। n1 डॉट n2 आप कहोगे सर फिर से निकालना है, क्यों निकालना है, 9 निकाला तो है आपने, तो इस 9 का मॉडुलस क्या होगा 9, मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाल लो, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, कहाँ निकालना है, देखो 4 का स्क्वायर n1 का मैग्नीट्यूड, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर का सम का रूट. सो इट इज लाइक 16, 64 एंड 16 इज 80, 81 यानी 9 यूनिट्स. ठीक है, n2 का मैग्नीट्यूड निकालो फटाफट. तो 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर का सम का रूट यानी √2. सो इधर लिख दूंगा मैं 9 इंटू √2. 9 से 9 गया 1/√2. सो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2. कॉस इनवर्स 1/√2 मीन्स 45 डिग्री, या फिर रेडियन में लिखो तो π/4. ठीक है. सेकंड वाले में लाइन टू प्लेन है तो बस कुछ नहीं करना, साइन थीटा लगा देना. और सेकंड वाले में तो सीधा एंगल पूछा, ऐसे नहीं पूछा कि पहले ये चेक करो परपेंडिकुलर प्लेन, तो सीधे ही साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दूं. अच्छा, सामग्री क्या तैयार करोगे इसमें? इधर से तो लोगे नॉर्मल वेक्टर, इधर से लोगे बी वेक्टर. तो बी वेक्टर क्या आएगा? पहले ये चेक करो भाई एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 1 है क्या, क्योंकि धोखा खा लोगे कभी. 1 1 है क्या, बिल्कुल चेक करना. 1 1 1 है, जनरली वो देता है बट नहीं भी दे तो उसकी मर्जी. 2i कैप, तो कौन सा अटेम्प्ट किया था आपने, नीचे ऊपर? नीचे. 2i कैप 3j कैप 6k कैप. और इधर वेक्टर एन 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप. सो लगाओ साइन थीटा का फॉर्मूला. साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो, वेक्टर बी, जैसे n1 n2 था तो वेक्टर बी और वेक्टर n ले लेंगे और मैग्नीट्यूड इनका अलग अलग ले लेंगे. और सेम टू सेम ऊपर तो वो मॉड्यूलस है और नीचे मैग्नीट्यूड पहले की तरह. ठीक है, तो करो डॉट प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो. 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 11 माइनस 66 का मॉड्यूलस. चलो जी, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर का सम का रूट. और इधर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर का सम का रूट. चलो सॉल्व करो. ये करो पहले तो 26 माइनस 66 माइनस 40, मॉड्यूलस निकाला 40. ठीक है, इधर आओ. 4 9 36, 49 का √7. ठीक है, इधर आओ. 100 121 221 221 और 4 225 15. ठीक है, 5 से 3 टाइम 5 से 8 टाइम. सो 8/21. ठीक है, तो साइन थीटा अगर 8/21 है तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21. आंसर. दिस इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस प्लेन. सही है, तो करेक्ट है. चलो मार्क्स बता दो फटाफट. या आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करो. नीतिशा, ये कौन है? नीतिशा ही है. तू यश नहीं आया, फिर है गौनिका, यश. प्रियांशु ने भी दिया था क्या कल टेस्ट? नहीं. ये लो 4 है, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करो. ठीक है ना, एक खुद की मत लेना, बाकी कुछ भी कर लो जैसे आपकी इच्छा है. नाइनटीन आउट ऑफ 30. ओके, मैं सोचा 20 में से बहुत अच्छे ले आई. चलो गुड, 19 आउट ऑफ 30 भी ठीक है, क्योंकि हमारा पेपर का लेवल अच्छा था इस बार इसका ना. मतलब इस लेवल के अगर आप रिवीजन करके जाते हो तो 19 आउट ऑफ 30 इज लाइक 19 आउट ऑफ 20 इन द मेन एग्जाम. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस कम आते हैं आपके बोर्ड में, डायरेक्ट ज्यादा आते हैं. और डायरेक्ट में आप फ्लुएंट हो, चेक मैंने चेक करे, आप फंसते किस में हो, जब एक्सपेरिमेंटल आता है, तो इसलिए एक आध मैंने एक्स्ट्रा करवाया. ऐसा फिक्स नहीं कर सकता, एक्सपेरिमेंटल आ सकता है बट कम चांसेस. हाँ, इसके कितने हैं? 19.5. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. एक मिनट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड